आप सभी को नमस्कार। कल हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने जाना था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। 3 फैक्टर्स हमने जाने थे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आज बचे हुए जो फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर, फिर कैटलिस्ट और उसके बाद प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। शुरू करते हैं, देखिए आराम से। टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ता है उसका कारण भी हम जानेंगे और कैसे ये बढ़ती है। उससे पहले कुछ बातें हैं। एक ऑब्जर्वेशन है जो ये बताता है कि जब हम 10 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। चाहे तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो चाहे प्रोसेस एंडोथर्मिक हो, किसी भी प्रकार का प्रोसेस हो, चाहे प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी। मतलब टेम्परेचर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है। तो 2 बातें आपके पास निकल के आई हैं। फर्स्ट वन तो ये निकल के आई है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 degree rise in temperature, 10 degree Celsius rise in temperature, rate of reaction almost get double, almost get double. For every 10 degree rise in temperature, rate of reaction almost get double. चाहे तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, फॉर बोथ प्रोसेस, फॉर एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक, चाहे प्रोसेस किसी प्रकार का हो, और एक्सोथर्मिक एज वेल एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर मैं इस बात को थोड़ा सा और साइंटिफिकली रिलेट करूं तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ आपका जो रेट है वो 2n है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका वो टेम्परेचर के साथ 2n है, 2n टाइम्स होता है। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स टेम्परेचर इंक्रीज टू 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितनी बार हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया 10 डिग्री सेल्सियस तक, उसको ये रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका कारण कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। देखिए, देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ क्यों रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। ठीक, इस बात का जवाब हम ले सकते हैं कोलिजन थ्योरी से। देखो, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि जब भी कोई रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में चेंज होता है तो आपस में कोलाइड करते हैं, और अगर कोलिजन इफेक्टिव है तो वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब अगर कोलिजन को इफेक्टिव होना है तो उसको एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है, किसकी? थ्रेशोल्ड एनर्जी की। अगर कोलिजन को इफेक्टिव होना है तो कंडीशन होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये क्या है सर? थ्रेशोल्ड एनर्जी एक वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट को चाहिए, रिएक्टेंट से किस में चेंज होने के लिए? प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। कुछ इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं
कि जैसे ये कोई हमने कर्व ड्रा किया, एक तरफ मैंने लिया रिएक्टेंट की एनर्जी और एक तरफ मैं लिखता हूं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो जब आपका कोई रिएक्टेंट है, जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होगी, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए एक एनर्जी बैरियर होता है। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी इस बैरियर तक पहुंचेगी तो ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जो एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए, ये मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए रिएक्टेंट से किस में बदलने के लिए, प्रोडक्ट में बदलने के लिए, इस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। ए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ओके, क्या है ये, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, a minimum amount of energy required to convert reactant into product। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट की थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ती है, जिससे कि उसके इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या भी क्या होती है, इंक्रीज, और रिएक्टेंट जल्दी से किस में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, प्रोडक्ट में। टेम्परेचर बढ़ाने पर थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ती है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमें कोई लकड़ी बर्न करनी है, वुड है अपने पास, उसको हमें बर्न करना है। अब आपको पता है कि लकड़ी को बर्न करना है, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए। अगर हमने लकड़ी को खाली रखा हुआ है, वो रिएक्ट नहीं करती है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जब हम उसको हीट करना शुरू करते हैं तो उसको हीट करना पड़ता है उसके इग्निशन टेम्परेचर तक, तो वो क्या करना शुरू कर देती है, बर्न करना शुरू कर देती है। तो जो हमने अपनी तरफ से जो एनर्जी दी उसको, जिससे कि वो बर्न करके रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो सके, प्रोडक्ट में बर्न कर सके, वही एक प्रकार की क्या है आपकी जो एनर्जी मिनिमम हमें देनी पड़ रही है, वो क्या है, एक प्रकार की आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिससे आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में। वैसे ही सेम केस हम इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो रिएक्टेंट अपने पास कंटेनर में पड़े हुए थे, इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी को हम 3 जोन में बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अकॉर्डिंग हम इसको 3 जोन में बांट सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो रिएक्टेंट की एनर्जी, जो रिएक्टेंट आपके कंटेनर में है, उनकी एनर्जी 3 जोन में हम बांट सकते हैं। एक तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी बहुत कम है, एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी इंटरमीडिएट है, ना तो ज्यादा ना कम, और एक फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी वो तो कोलिजन पे तुरंत प्रभाव से किसमें कन्वर्ट हो जाते होंगे, रिएक्टेंट में। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है कि वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसकी एनर्जी पहले किस जोन में थी, इंटरमीडिएट रेंज में थी, जिन रिएक्टेंट्स की एनर्जी पहले इंटरमीडिएट रेंज में थी, वो रिएक्टेंट्स की एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने पर थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू को अचीव कर लेते हैं, जिससे कि वो हायर एनर्जी जोन में चले जाएं और रिएक्टेंट से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसकी एनर्जी कम, ये इंटरमीडिएट, और ये फ्रैक्शन हैविंग हाई एनर्जी। अब जैसे हमने टेम्परेचर को 10 डिग्री तक इंक्रीज किया है, 10 डिग्री तक इंक्रीज किया, तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसकी एनर्जी इंटरमीडिएट थी वो कम हो गया, ग्राफ में दिख रहा है हमें।
और जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा थी वो बढ़ गई। मतलब ये इंटरमीडिएट एनर्जी वाला जो पोर्शन है उसकी एनर्जी बढ़ने पर वो एक प्रकार से किसको अचीव कर जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को। और जब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव कर जाएगा तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो जैसे ही ये एनर्जी लेवल बढ़ेगा वैसे ही नंबर ऑफ कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स डबल हो जाएंगे लगभग। तो उस केस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी आपकी, डबल। तो ये कारण है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट की थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की रेट में भी क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। तो इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। अब हम मूव करते हैं हमारे पांचवें फैक्टर की तरफ, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट या कैटलिस्ट। तो देखते हैं उसको।